हेलो दोस्तों, क्या हालचाल हैं। अगर आपको यूपीपीसीएस प्री 2023 का प्री क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो आपको दोस्तों घटना चक्र को जरूर पढ़ना है और उससे अपनी दोस्ती को बहुत बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम घटना चक्र की दोस्ती का एक नया चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भारतीय हस्तशिल्प थे, उद्योग थे, कृषि थी, उस पर क्या भारत पे प्रभाव पड़ा और कैसी जो है कि स्थिति को दयनीय बना दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। इससे पहले हमारे चैनल पर जो है कि आपको मैं बता दूं, ज्योग्राफी की भी सीरीज कंटिन्यूअस कराई जा रही है बहुत अच्छी तरीके से, साइंस की भी सीरीज कराई जा रही है और हिस्ट्री की भी सारी सीरीजें लगभग कंप्लीट कराई जा रही हैं। और साथ ही साथ जल्द ही आपको पॉलिटी और एनवायरनमेंट की भी सीरीज देखने को मिलेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, जिसे हम इस्तमरारी के नाम से भी जानते हैं, या जागीरदारी के नाम से कहिए, या मालगुजारी या बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से इसको जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए कि जागीरदारी या इस्तमरारी या मालगुजारी या बिस्वेदारी जो प्रथा थी वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह व्यवस्था मुख्य रूप से जो स्थायी बंदोबस्त की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक ही लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का कितना हिस्सा आता था, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है कि आपका दोस्तों इसमें 19% लगभग कितना आता था दोस्तों, 19% क्षेत्र, जितना भी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, यानी कि भारत पे जितना ब्रिटिश कब्जा था, उसमें केवल 19% जो स्थायी बंदोबस्त में आता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया। किसको भूस्वामी घोषित किया गया? जमींदारों को। और जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखता था। यानी अगर जागीरदार को या जमींदार को अगर 11 रुपये मिले हैं उस कंपनी मतलब उस जमीन पे लगान के रूप में, तो 11 में से 10 रुपए तो कंपनी को देता था और 1 रुपए अपने पास रखता था। वहीं स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति, जिसको हम भद्र नवाब यानी कि गंदा बिहेव करने वाले लोग थे, स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्योंकि जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था में उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था और लगातार उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी पैसों की, लेकिन उनके हाथ बंध गए थे क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में ही उन्हें पैसा मिल रहा था। इसलिए अब इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, जिसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। उसके पश्चात यह व्यवस्था मद्रास और बंबई के कुछ हिस्से, साथ ही पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में, जो कि आज वर्तमान का कर्नाटक कहलाता है, यहां पर लागू किया गया था। रैयत मतलब होता है दोस्तों किसान, तो यहां पर रैयतवाड़ी का मतलब हो गया किसान को ही भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मालिक घोषित किया गया था। देखते हैं, इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम किसी बिचौलिए के माध्यम से सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स कटेगा, कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं तो जीएसटी कटती है, तो डायरेक्ट हम सरकार को पे करते हैं। तो सेम यही व्यवस्था थी कि इस व्यवस्था में जो कृषक था, किसान, वो भूस्वामित्व की स्थापना की गई, यानी किसान अब भूमि का मालिक हो गया। और इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 51% क्षेत्रफल आता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। और जब कठोरता से आप करोगे और दर काफ़ी ऊंची होगी तो निश्चित तौर पर किसानों का शोषण आप करेंगे। जब इससे भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने एक महालवाड़ी पद्धति शुरू की, और यह व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल अर्थात जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। आसान भाषा में कहें, एक गांव का जो प्रधान या मुखिया हुआ करता था वो सरकार को टैक्स देता था और अपने गांव के सभी लोगों से, नागरिकों से या उस गाँव में रहने वाले किसानों से, सबसे वो टैक्स वसूल लेता था 2-2, 4-4 रुपये करके, और पूरा रुपया इकट्ठा करके कुछ अपना प्रॉफिट निकाल के सरकार को दे देता था। यानी ग्राम का मुखिया या प्रधान ये काम करता था।
इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, जिसको हम सामलात कहते हैं, तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल जो है कि आता था। तो देखा जाए कि जो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी उसमें 19% क्षेत्रफल आ रहा था भारत का, और जब हम कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई तो भारत का 51% क्षेत्रफल उसमें शामिल हुआ, और जब ये महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई तो इसमें लगभग 30% जो है कि क्षेत्रफल को शामिल किया गया। तो टोटल 100% जो है कि क्षेत्रफल हो गया, यानी भारत के 100% हिस्सों में 3 अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की गई थी। समझते हैं आगे कि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जेस से तो तात्पर्य है इंग्लैंड के स्थित जो राज्य सचिव थे उनके द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो 1919 तक चलता रहा, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया राज्य सचिव का व्यय। यह कहा गया कि अब इंग्लैंड की कोष से दिया जाएगा, यानी लंदन के कोषाध्यक्ष से दिया जाएगा, भारत से नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, तो ये सारा का सारा जो ऋण था या रेलवे पे पूंजी लगाई जा रही थी या सैनिकों को कोई सामग्री दी जाती थी या अफसरों को जो पेंशन वगैरह दी जाती, ये सब भारत के खजाने से दिया जाता था, न कि इंग्लैंड के खजाने से दिया जाता था। भारत के बाहर अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं होती थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंसेस शब्दावली का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, यानी जो भी ब्रिटिश सामान जो है कि भारत में भेज रहे हैं तो उस पर आयात शुल्क बहुत ही कम कर दिया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल ही नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में एक भारी शुल्क लगाया जाता था। जब भारत का कोई सामान ब्रिटेन भेजा जाता था तो उस पर एक बहुत बड़ा शुल्क लगा दिया जाता था ताकि वो कम प्रॉफिट कमा सके। फिर यहीं पे धन के बहिर्गमन या ड्रेन थियरी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य था कि भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण तो हो रहा है, लेकिन इसके बदले में भारत को कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं संपत्ति का शोषण या भारत का शोषण किया जा रहा था। इसकी थियरी दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। यानी धन का जो बहिर्गमन हो रहा था या धन निष्कासन की जो थियरी थी वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी देते हैं। वैसे इनके साथ आरसी दत्त भी आएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने अपवाह सिद्धांत यानी कि धन के अपवाह का सिद्धांत दिया। रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त, इन्होंने भी इस पर बल दिया धन के बहिर्गमन सिद्धांत पे, और अपना एक लेख लिखा था इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आर्थिक इतिहास कैसा रहा। इसमें इन्होंने मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग तो प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है, यानी जितनी भी जो है कि इनकम होती थी भारत की, मान लो 100 रुपये हो रही है तो उसमें से 50 रुपये तो इंग्लैंड चला जा रहा है, तो 50 रुपये में ही भारत का विकास कैसे करोगे। ये वाली सारी समस्या इन्होंने दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। कौन से अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है, यानी धन का निष्कासन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार व्यक्ति थे। मुस्लिम समाज का वे विकास करना चाहते थे और भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे कि मुस्लिम समाज का विकास तो तभी होगा जब यहाँ पे आंग्ल सत्ता यानी अंग्रेजों का शासन बना रहेगा, तो भारतीयों का विकास ज़्यादा हो सकेगा। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या धन के बहिर्गमन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, जिसे हम कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया, यानी भारतीयों को परिचित कराया, और यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों उन्होंने अपनी एक ड्रेन थियरी दी थी। ड्रेन मतलब होता है एक तरीके से निकल जाना, धन का निकल जाना। दादा भाई नौरोजी जो 1825 से 1917 तक जीवित थे, इन्होंने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका
क्या तात्पर्य था या जिसका क्या कार्य था? भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना इंग्लैंड में। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय भी थे। यानी दादा भाई नौरोजी से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति था जो लिबरल पार्टी या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहली बार सदस्य चुना गया भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना WC बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में की, जिसके माध्यम से ब्रिटेन में ये बताना चाहते थे कि भारत में कितना शोषण किया जा रहा है इन सब चीज़ों के साथ। तो ये आपके नोट्स थे। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है आपका UPSC में आया हुआ है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में जो होम चार्जेस थे, भारत से संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था। कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस के संगठक थीं? यानी कि कौन कौन से जो खर्च थे वो होम चार्जेस में आते थे? जैसे लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल लंदन में जो इंडिया ऑफिस था यानी कि राज्य सचिव था, उसका सारा खर्च यहीं से दिया जाता था, तो ये सही होगा। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने के लिए भी ये निधि लाई जाती थी, बिल्कुल वेतन और पेंशन जो अंग्रेजी कर्मचारी भारत में लगे हुए हैं हमारी सेवा में, उसको भी भारत के धन से दिया जाता था, ये भी सही है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यहाँ पर इसने स्पष्ट लिखा है कि जो भी युद्ध भारत के बाहर होते थे उनके खर्चे जो है कि भारत के कोष से नहीं दिए जाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हम आगे इसको देख लेते हैं डिटेल से। देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट दिया, IAS प्री 2011 में दिया हुआ है क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य है इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे जैसे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो 1919 तक लगातार चलता रहा, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते, पेंशन, ये सारी चीज़ें थी। परंतु भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधियों को गृह शुल्क पे भारित नहीं किया जाता था, यानी कि इसका जो है कि देनदारी भारत की सरकार नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है IAS प्री 1999 में पूछा गया शब्द इंपीरियल प्रेफरेंसेस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव, गलत। ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन, गलत। भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडों को दी जा रही तरजीह, ये भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए कि जितना भी सामान हम आयात करते थे भारत में ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश सामान को, तो उस पर एक छूट दी जाती थी जिसको हम इंपीरियल प्रेफरेंसेस देते थे। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी IAS प्री 1999 में आया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी जाती थी। यानी कि जमीन प्रॉपर्टी खरीदने में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्री लगाने की अपेक्षा, इसीलिए भारत में कोई उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। तो तीसरे का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू की? इसको आप इस्तेमारी भी कह सकते हैं, जागीरदारी भी कह सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाई गई थी और ये UPPCS प्री 91 का प्रश्न है ये। चलिए कब लेके आ गया था इसको? 793। देखते हैं 793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक सीमित था, जो पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% था। दोस्तों कितना था? 19%। और इसमें होता क्या था? जागीरदार जो है कि इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 10/11 हिस्सा था, यानी ये तो कंपनी को देना पड़ता था जागीरदारों को, और 1/11 हिस्सा जो है कि वो अपने पास रखते थे जो जमींदार थे, और इन्हीं को जमींदारों को ही भूमि का स्वामी भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न, आप देख सकते हैं UPPCS मेंस, प्री GIC उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी हमने पढ़ा। और कब किया गया था ये शुरू? 1793। बार बार इन ईयर को याद रखिए क्योंकि ये मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं। फिर प्रश्न रिपीटेड है, स्थायी बंदोबस्त किसने किया?
किससे किया गया? अच्छा, किससे किया गया? तो ये जमींदारों से किया गया था, किसानों से नहीं, क्योंकि किसानों से तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे फिर अगला एक प्रश्न पूछा जा रहा है, बीपीएससी में आया, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? नहीं, स्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, और 1793 में यह व्यवस्था लागू की गई थी। और भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पे था? 19%। पूछा जा रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में किया गया, अभी हमने पढ़ा इसको। अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? जैसे अगर हम देखें, क्या कह रहा है, रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया, बिल्कुल। तो किसानों ने बार बार मुकदमे किए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जागीर जमींदारों का अधिपति बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, नहीं, अधिपति तो नहीं बन सकते ये लोग। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी नहीं। तो ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जमींदार का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था, लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ने लगे। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थतों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चिरस्थायी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा नहीं जारी किए, इसके क्या कारण थे? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न है, मतलब ऑप्शन क्या है, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सरकार को तो चाहिए था भाई हमें 10/11 हिस्सा मिलना चाहिए, फिर चाहे तुम जैसे भी करो, शोषण करके लाओ चाहे जैसे लाओ, हमें 10/11 हिस्सा चाहिए, बाकी तुम अपने पास रखो। इसलिए उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी, भू राजस्व की वसूली कर 1/11 हिस्से अपने पास रखते थे, शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करते थे। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था, और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। तो कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए, और जमींदारों के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं था किसी प्रकार का। इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। आगे देखें, अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, गलत। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यह भी गलत। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी। 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी इसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो यह इसका प्रश्न था। अगला ऑप्शन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2015 का यह प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर रीड का हमने नाम पढ़ा था, और टॉमस मुनरो का पढ़ा था, क्योंकि कॉर्नवालिस ने तो स्थायी बंदोबस्त दिया था। तो 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई थी। इसमें अलेक्जेंडर रीड, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में इन्होंने शुरू की थी, और फिर टॉमस मुनरो ने 1809 में इसे कुछ क्षेत्रों पर लागू किया। फाइनली हुआ क्या, ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्रफल पे, मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग मतलब कर्नाटक, इस व्यवस्था में इसको लागू किया गया। और यहाँ पर किसानों को सीधे मालिकाना हक दे दिया गया, यानी रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा किया गया। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार
किया गया। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयत प्रणाली को क्रमशः किसने शुरू किया गया, मतलब क्रमशः शुरू की गई थी। तो बंगाल में हुआ था स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी आपकी मद्रास में शुरू हुई थी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, किससे, ये रैयतवाड़ी से संबंधित है। इन्होंने कैप्टन रीड के साथ मिलकर जो है कि कहाँ पे शुरू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू संग्रह या भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पे, मुख्य रूप से आप देखोगे तो ये पूर्वी भारत में भी था, आसाम वगैरह में भी था, पश्चिम बंगाल में भी और पश्चिमी भारत में भी था, क्योंकि कर्नाटक वगैरह ये सारे क्षेत्र आते थे। तो बी और सॉरी एक मिनट दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी और डी, ठीक है, डी, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, कुर्ग ये सारे के सारे क्षेत्र दक्षिण में थे। अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था। तो भाई मद्रास में तो मुनरो थे, टॉमस मुनरो ने जो है कि मद्रास में किया था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, रैयतवाड़ी जो है कि टॉमस मुनरो ने की थी, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था और मार्टिन बर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था। ये देख सकते हैं आप, 3 जगह ये प्रश्न पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम्स में, यूपी यूडीए में और झारखंड में। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, बम्बई या मद्रास और बम्बई। तो मद्रास और बम्बई दोनों में ही जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। भाई रैयतवाड़ी सबसे पहले टॉमस रीड ने की थी, मतलब कैप्टन रीड ने की थी, और वो मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले की गई थी यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 22, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कुछ विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यह भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही काम वहाँ पे किए जाने लगे थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होने लगा और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना गया। तो रैयतवाड़ी में ही उसको अधिकार दे दिया गया था किसान को जमीन का, जबकि आपको जो जमींदारी व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, उसमें अधिकार नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, यह बात सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, यह बात भी सही है, क्योंकि भारतीय किसानों में कुछ जमींदार वर्ग बन गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ए ऑप्शन देखिए सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट भी सही हैं और व्याख्या भी दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की। यूपी पीसीएस प्री 2020, देखिए इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब ये लोग बनाने लगे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सही तरीके से घटना चक्र को पढ़ना भी पड़ेगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, 1900। कब पारित किया गया, 1900 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई, 1839 में। आइए चाय कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय रखा गया था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। आप देखिए ये आज भी चाय कंपनी जो है कि कार्यरत है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है कि जजमानी, 12 बलूट, मिरासी और अडाडे ये व्यवस्था जो है कि कहाँ पर लागू की गई थी। तो आइए हम सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं कि जजमानी जो है आपके उत्तर भारत में थी, 12 बलूट आपके महाराष्ट्र जो मराठा क्षेत्र में थी, मिरासी आपकी तमिलनाडु में थी और अडाडे आपका कर्नाटक में था। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था। 40% जो है कि व्यय कर दिया जाता था केवल सैन्य पर, यानी कि सेना को मजबूत करने पर ज़्यादा फोकस था इन लोगों का, क्योंकि भारत को विजित करना है तो सेना को मजबूत करना था इन्हें। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थियरी की सही परिभाषा नीचे निम्न में से किस कथन में आती है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल भी नहीं मिला, या अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं कि साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। अगला ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन है,
भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देशों को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जा रहा था। आईएएस प्री 1993 का प्रश्न बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत को वास्तविक रूप से कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था। यह सिद्धांत जो था ड्रेन थियरी, इसकी राष्ट्रवादी परिभाषा से तात्पर्य है कि धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण होता था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं मिल रहा था, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जिसकी बात इन्होंने कहाँ पे की है, इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने कही है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने अपनाया था? तो यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी इस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यानी ऐसा निर्यात जिसका कोई फल नहीं मिल रहा था। तो बिल्कुल ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूरा जो है कि हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और यूपी पीसीएस प्री 2017 का ये प्रश्न है। हम लोगों ने इसको 2 बार पढ़ लिया, तो अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। पूछ रहा, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आरसी दत्त। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन। तीनों ही लोगों ने जो है कि बात रखी थी। जैसे दादा भाई नौरोजी ने जो है कि अपनी पुस्तक में रखा और रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो भारत का आर्थिक इतिहास था, इसमें भी किया। और वहीं जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू समाचार पत्र के जो संस्थापक थे, संपादक थे, उनके साथ जो है कि ये यहाँ पे डिटेल रखा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम समाज का अगर विकास करना तो अंग्रेजी शासन का बना रहना जरूरी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। और कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी। यूपी पीसीएस प्री 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं पीसीएस में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। कब प्रकाशित हुई इनकी ये पुस्तक? 1901 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो उन्होंने किस पार्टी से लड़ा था? लिबरल पार्टी, यानी उदारवादी दल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में इकोनॉमिक ड्रेन किसने पुस्तक लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। यूपी पीसीएस मेंस 2007, ये ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ पे। अनऔद्योगिकरण यानी उद्योगीकरण के खिलाफ, अपोजिट, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये कह सकते हो कि आप दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया था, केवल वो आर्थिक पे फोकस किया उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो समाज सुधारक नहीं बल्कि आर्थिक आलोचक थे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति वो एक तरीके से घिनौना काम कर रही है, वो फायदे में नहीं चला रही है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। आर्थर कॉटन को। भारत में या भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: औरंग, बेनियान और मिरासीदार। तो आइए हम लोग सीधे इसके उत्तर को ही देखते हैं और वहीं से इसको समझ लेंगे। देखिए, औरंग जो है कि एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले का माल भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप के लिए भी किया जाता था। बेनियान यानी कि बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। मिरासी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकार। तो ये देख सकते हैं आप, मिरासी मतलब उत्तराधिकार, बेनिया मतलब बनिया और औरंग मतलब होता है आपका गोदाम। अगला प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई। गलत। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। यह भी गलत। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है। और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। यह भी गलत। आईएएस प्रीलिम्स 2018 का यह प्रश्न है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हम आईएएस
प्री 2020 का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, हस्तशिल्प उद्योग, ये सही है। भारत में वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, नहीं, ऐसा कोई भी प्रवेश नहीं हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, ऐसा नहीं है। 1853 में तो अभी शुरू की गई थी दोस्तों। 1905 में यानी 20वीं शताब्दी में कर्जन के समय जो है कि ज़्यादा विकास हुआ इसका। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया जा रहा था, नहीं, यहाँ पे इंपीरियल प्रेफरेंसेस दी जाती थी, यानी कि बहुत ही नाम मात्र का शुल्क। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है कि नष्ट होने लगे थे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। 1857 की क्रांति को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।